हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडिटेरिया करंट कॉन्सेप्ट का जो बुक अभी आने लगा है एडिटेरिया का, उसका 1 जनवरी से 15 अप्रैल तक का देख लेंगे। ठीक है, और ये है फ्रेंड्स अभी 68 और 69 का अगर आप बीपीएससी पीटी दिए होंगे तो उसमें आपको करंट का अंदाजा लग गया होगा कि करंट अब 1 लाइनर करंट नहीं पूछता है। ठीक है, तो इसका है करंट कॉन्सेप्ट 70th बीपीएससी के लिए है। ठीक है, और फर्स्ट से 15 जनवरी तक इस टॉपिक में है और आगे भी हम लोग अप्रैल तक कर लेंगे। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं ताकि मैं उसमें कुछ सुधार कर सकूं। और फ्रेंड्स, इससे पहले हमारे प्लेलिस्ट में आपको इसका टेस्ट एडिटेरिया का टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, परफेक्शन और इम्तिहान का टेस्ट सीरीज मिलेगा फ्रेंड्स। और आपका घटना चक्र का ज्योग्राफी, जो मॉडर्न ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज, मॉडर्न ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, और ज्योग्राफी का, मॉडर्न हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का सारे कुछ आपको घटना चक्र का मिल जाएगा, तो वहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। और आपको एक और मिल जाएगा फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल जो इम्तियाज अहमद का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है, तो वो भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 कितना था, तो 8वां संस्करण था। और किसने शुरू किया, सोर्स इसका क्या है, तो पीआईबी सोर्स है फ्रेंड्स। और इसमें है क्या, जारीकर्ता कौन है, तो जारीकर्ता केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय जारी करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम जो नई दिल्ली में है, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान की है। ठीक है, वर्ष 2023 का विषय क्या था, तो वर्ष 2023 का विषय था अपशिष्ट से धन, वेस्ट टू वेल्थ। और 2024 का सर्वेक्षण का विषय कौन है, तो कम करें, पुनः उपयोग करें और रिसाइकल करें। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये विषय है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि विषय पूछता है। रिपोर्ट में सूरत और इंदौर के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इससे पहले इंदौर लगातार 6 वर्षों तक से अकेले शीर्ष स्थान पे रहा था। ठीक है, अभी इसमें सर्वेक्षण सबसे स्वच्छ शहर और सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन कौन सा है, तो ये देख लेंगे क्योंकि अभी टेस्ट में बहुत कुछ ये चल रहा है, ट्रेंडिंग में है फ्रेंड्स। तो सबसे में पहले है तो इंदौर और सूरत दोनों साथ में है, जो इंदौर मध्य प्रदेश और सूरत गुजरात में है। और नवी मुंबई जो महाराष्ट्र में है वो 3rd नंबर पे है। अगर राज्य में देखा जाए तो सबसे स्वच्छ है महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। ठीक है, सबसे कम स्वच्छ शहर कौन सा है, तो कोलकाता जो पश्चिम बंगाल में सबसे कम स्वच्छ गंदा है। आसनसोल वो भी पश्चिम बंगाल में, हावड़ा वो भी पश्चिम बंगाल में, तो तीनों सबसे कम स्वच्छ शहर है। और सबसे कम स्वच्छ राज्य कौन कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम स्वच्छ राज्य है, फिर मिजोरम और राजस्थान। नेक्स्ट है, अभी देख लेते हैं 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र के सासवड़ सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। पाटन और लोनावला को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 1 लाख से कम आबादी वाले, 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड नौरोजाबाद मध्य प्रदेश को दिया गया है। फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा, आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, तो ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं वेटलैंड सिटी प्रत्यायन, इसका क्या है, तो सोर्स है द हिंदू। ठीक है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वेटलैंड सिटी प्रत्यायन WCA के लिए भारत से 3 नामांकन प्रस्तुत किए हैं। नामांकन शहरों में इंदौर MP में है, भोपाल भी MP में है और उदयपुर राजस्थान शामिल है। समर वेटलैंड सिटी प्रत्यायन WCA में क्या है, तो रामसर वेटलैंड सिटी मान्यता वर्ष 2015 में आयोजित COP 12, ठीक है, COP 12 के दौरान रामसर कन्वेंशन का परिणाम है। यह प्राकृतिक में स्वैच्छिक है और उन शहरों को मान्यता देता है जिन्होंने अपने शहरी आर्द्रभूमि की सुरक्षा के लिए असाधारण कदम उठाए हैं। महत्व क्या है इसका, तो महत्व है यह आर्द्रभूमि के संरक्षण में उनके प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और ब्रांडिंग के अवसर प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट है रामसरन कन्वेंशन का देख लेते हैं, उसका हिस्ट्री क्या है। तो यह 1971 में रामसरन कौन सा जगह है फ्रेंड्स, तो ईरान में एक जगह का नाम है रामसरन में हस्ताक्षरित
एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्रभूमि और उनके साधनों के संरक्षण और बुद्धिमानपूर्ण उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। भारत जनवरी तक कुल 75 आर्द्रभूमि शहरों की घोषणा कर चुका था। वर्तमान में कितना है फ्रेंड्स? तो वर्तमान में 80 आर्द्रभूमि है भारत में। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, भारत का सबसे पुराना जीवित शहर वडनगर है। वडनगर है सबसे जीवित शहर। तो द हिंदू का है सोर्स फ्रेंड्स, तो इसको देख लेते हैं। हाल ही में गुजरात के वडनगर में एक पुरातात्विक उत्खनन से 1400 ईसा पूर्व की मानव बस्ती का प्रमाण मिले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स पीटी के लिए, क्योंकि पीटी में ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। और कौन सा जगह है? तो वडनगर है, और जो गुजरात में है। और कितने पुरातात्विक है? तो ये 1400 ईसा पूर्व की मानव बस्ती मिली है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था खड़गपुर तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के द्वारा संयुक्त अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी वडनगर में सांस्कृतिक निरंतरता का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करके अंधकार युग की धारणा को चुनौती देता है। ठीक है, प्रमुख बिंदु क्या क्या है? तो ये देख लेते हैं। उत्खनन से विशिष्ट पुरातात्विक कलाकृतियां, मिट्टी के बर्तन, तांबा, सोना, चांदी और लोहे की वस्तुएं आदि मिली हैं। अध्ययन से वडनगर में कितने हैं? तो वडनगर में 800 ईसा पूर्व प्राचीन मानव बस्ती के साक्ष्य का पता चलता है। सबसे पुराने बौद्ध मठों में से एक की भी खोज की गई है। ठीक है, सबसे पुराने बौद्ध मठों में से एक की भी खोज की गई, वहाँ पे भी बौद्ध मठ मिले हैं। वडनगर को एक बहुसांख्यिकीकृत बहुधार्मिक बस्ती के रूप में वर्णित किया गया है, जिनमें बौद्ध, हिंदू, जैन तथा इस्लामी प्रभाव शामिल है। तो सबसे पहले यही पूछेगा कि वडनगर कहाँ है? तो वडनगर गुजरात में है फ्रेंड्स। ठीक है, जलवायु प्रेरित परिवर्तन जैसे वर्षा, सूखा ने 3000 वर्ष में विभिन्न साम्राज्यों के उत्थान और पतन मध्य एशिया के योद्धाओं द्वारा भारत पर निरंतर होने वाले आक्रमणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, रेडियो कार्बन तिथि से वडनगर के क्रमिक शासकों का पता चलता है, जिसमें पहला है इंडो-ग्रीक जो 100 ईसा पूर्व तक है। फिर है दूसरा इंडो-सिथियन शक क्षपत्र और शासक जो 400 ईसा तक है। और मैत्रक गुप्त साम्राज्य राष्ट्रकूट प्रतिहार चावड़ राजा जो 930 ईसा तक है। सोलंकी राजा चालुक्य शासक का है जो 1300 ईसा तक है। और सल्तनत मुगल कब हुआ था? तो 1680। गायकवाड़ और ब्रिटिश कब हुआ था? तो उसके बाद गायकवाड़ और ब्रिटिश आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अध्ययन में महत्व क्या है? तो अध्ययन का महत्व है यह खोज 1500 ईसा पूर्व, देखिएगा यहाँ पे ईसा पूर्व बोल रहा है फ्रेंड्स, और 1500 ईसा पूर्व और 500 ईसा पूर्व के बीच भारतीय पुरातात्विक इतिहास में एक अंतर को भरती है, जिससे भारत में 550 वर्ष भारत में कितना? तो 5500 वर्ष से अधिक समय से चली आ रही मानव बसावट की निरंतरता का पता चलता है। यह बस्ती 1400 ईसा पूर्व की हो सकती है, जो अंधकार युग की धारणा को चुनौती देता है, जो पिछले 5500 वर्षों से भारत में संस्कृति निरंतरता का संकेत देता है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, इसके बारे में देख लेते हैं। एक्सपोसेट मिशन के बारे में सोर्स क्या है? तो द इंडियन एक्सप्रेस से सोर्स लिया गया है। इसका स्टार्ट करते हैं। तो इसरो ने 1 जनवरी, ध्यान दीजिएगा डेट भी याद रख सकते हैं, इसरो ने 1 जनवरी 2024 को अपने पहले एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है। PSLV-C58, ठीक है, PSLV-C58 रॉकेट की मदद से सैटेलाइट को 6 डिग्री के झुकाव के साथ 650 किलोमीटर की इच्छित कक्षा में सटीक रूप से स्थापित किया गया है। यह मिशन करीब 5 वर्ष का होगा। PSLV, ये ध्यान रखेंगे, कभी कभी यही पूछता है कि GSLV से भेजा या PSLV से। तो PSLV-C58 रॉकेट ने अपने 60वीं उड़ान में एक्सपोसेट के साथ 10 अन्य वैज्ञानिक पेलोड भी लॉन्च किए हैं। अब उद्देश्य इसका क्या था?
तो एक्सपोसेट का लक्ष्य अंतरिक्ष में एक्सरे स्रोतों के ध्रुवीकरण की जांच करना है। एक्सपोसेट चरम स्थितियों में उज्ज्वल खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित पेलारीमेट्री मिशन है। भारत और यूएसए के साथ ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोलीय शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है। तो भारत क्या है? तो भारत यूएसए के बाद ब्लैक होल किसका? तो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोलीय शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है। इन खगोलीय पिंडों से संबंधित भौतिकी को समझने के लिए यह अध्ययन महत्वपूर्ण है। महत्व क्या है तो देख लेते हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए सौर मिशन आदित्य L1, ठीक है, सौर मिशन आदित्य L1 और एस्ट्रोसेट के बाद एक्सपोसेट भारत की तीसरी अंतरिक्ष आधारित वेधशाला होगी। तो कौन कौन सा है? तो पहले आदित्य L1 है, उसके बाद एक्स्ट्रोसेट है और उसके बाद एक्सपोसेट है जो तीसरी वेधशाला होगी। विकास कौन कौन किया है? तो इसरो के URRO सैटेलाइट सेंटर और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, इसका सोर्स क्या है? तो PIV सोर्स है फ्रेंड्स। SKO एक अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना है जो दुनिया में सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के रूप में काम करेगी। इसमें अब भारत के वैज्ञानिक भी शामिल होंगे। इसमें इसरो ने 1 जनवरी 2024 को अंतरिक्ष में एक्सरे और ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए एक अनूठी वेधशाला लॉन्च किया है। इसमें SKO स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी इसका क्या है? तो हजारों एंटीना की एक श्रृंखला है और SKO को वर्ष 2021 में एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय उत्तराखंड, ठीक है, UK यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है SKO को दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में दूरस्थ रेडियो शांत स्टेशनों में स्थापित किया जाएगा। भारत सरकार ने इस परियोजना में शामिल होने के लिए 1250 करोड़ रुपए, कितना? तो ध्यान दीजिएगा, 1250 करोड़ रुपए की वित्तीय समर्थन मंजूरी दी थी। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र के हिंगोली जिला, कहाँ? तो महाराष्ट्र के हिंगोली जिला में अमेरिकी स्थिर लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटिव के तीसरे नोट के निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं परियोजना क्या है। तो SKO परियोजना क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांड में 3000 ट्रिलियन किलोमीटर से अधिक दूरी तक की घटनाओं का अध्ययन करना है। ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसमें कौन सा कथन है, सत्य और असत्य में जो पूछता है वो पूछ सकता है फ्रेंड्स। इससे आकाश गंगाओं और सितारों का अधिक विस्तार से अध्ययन संभव हो सकेगा। इस दूरबीन का उपयोग क्या क्या है? तो उपयोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें ब्रह्मांड की शुरुआत देखा जाएगा, प्रथम तारों की उत्पत्ति भी देखा जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, आकाशगंगा के जीवन चक्र, गुरुत्वाकर्षण तरंगों की उत्पत्ति को समझना और आदि के संबंध में जानकारी एकत्रित करना है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। भारत की भूमिका क्या है इसमें? तो SKA में भारत का मुख्य योगदान टेलीस्कोप मैनेजर, एलिमेंट, न्यूरल नेटवर्क या सॉफ्टवेयर का विकास और संचालन है जो टेलीस्कोप का कार्य करेगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की एक इकाई NCRA पुणे के पास भारत के रेडियो दूरबीनों के सबसे बड़े नेटवर्क का संचालन करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है जो इसे ज्वाइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप भी कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा? तो ज्वाइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT भी कहा जाता है। इस दूरबीन ने अब तक पल्सर, सुपरनोवा, क्वासर, आकाशगंगाओं का अध्ययन करने के बाद उल्लेखनीय वैज्ञानिक परिणाम किए हैं। अब है दृष्टि, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, दृष्टि 10 स्टारलाइनर UAV। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये द हिंदू से लिया गया है फ्रेंड्स, जो कि इम्पोर्टेंट है। द हिंदू से जो स्मार्ट पेपर है हमारे लिए, जो हम पेपर अगर डेली नहीं पढ़ पाते हैं तो अगर ये भी कर लेते हैं आप
तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। भारतीय नौसेना को अपनी पहली स्वदेशी माध्यम ऊंचाई वाला लंबा ड्रोन दृष्टि 10 एस्ट्रलाइनर मानव रहित हवाई वाहन UAV मिला है। यह एक उन्नत खुफिया निगरानी टोह प्लेटफॉर्म है। तो क्या है ये फ्रेंड्स, तो ये 10 दृष्टि 10 एस्ट्रलाइनर है, ठीक है। इसे अडानी डिफेंस और एरोस्पेस के द्वारा इजराइल रक्षा फर्म इल्बिट सिस्टम ने से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के सहयोग से विकसित किया गया है। मुख्य विशेषता क्या है इसकी, तो यह भारत का पहला स्वदेशी मध्यम ऊंचाई वाली दीर्घकालिक ड्रोन है और ये 70% ड्रोन स्वदेशी घटकों का उपयोग करके बनाया गया है। दृष्टि 10 एस्ट्रलाइनर प्रभावशाली 36 घंटों के सहन शक्ति और 450 किलोमीटर की पर्याप्त पेलोड क्षमता का दावा करता है। नेक्स्ट है, यह आधुनिक सेंसर, उन्नत सहन शक्ति, उन्नत संचार क्षमताओं और अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। UAV भविष्य के नौसैनिक अभियानों का आकार देने और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के राष्ट्रीय समृद्धि हितों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ठीक है। अभी देख लेते हैं, नेक्स्ट है, इसरो की वाणिज्य शाखा 2024 में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 से जीसैट 20 उपग्रह लॉन्च करेगी। सोर्स क्या है, तो सोर्स है द इंडियन एक्सप्रेस। तो देख लेते हैं, जीसैट 20 एक थ्रूपुट के एक बैंड उपग्रह है जिसका पूर्व स्वामित्व, संचालन और वित्तपोषण NSIL द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इसरो की वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड 2024 की दूसरी तिमाही के दौरान स्पेस एक्स के फाल्कन 9 से जीसैट 20, जिसका नाम बदलकर जीसैट N2 रखा गया है, लॉन्च करेगी, ठीक है। प्रमुख विशेषता क्या है, तो प्रमुख विशेषता देख लेते हैं। जीसैट 20 अंडमान निकोबार और लक्षद्वीपों के सहित पूरे भारत में कवरेज के साथ इसमें कितनी है, तो 32 बीम शामिल है जो विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों के माध्यम वाली सेना आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा। नेक्स्ट है, यह उपग्रह लगभग कितना है, तो 48 Gbps की प्रभावशाली हाई थ्रूपुट सैटेलाइट क्षमता प्रदान करता है और इसका भारत 4700 किलोमीटर है, इसका क्या है, तो भार है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य क्या था, तो देश की ब्रॉडबैंड संचार आवश्यकताओं को पूर्ति करना है। तो ब्रॉडबैंड जो संचार को आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। अब महत्व क्या है, तो पूरे देश में उच्च डेटा ट्रांसमिशन क्षमता प्रदान करना है, सुदूर और पहले से असंबंधित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा कर डिजिटल विभाजन को कम करना तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देना है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, 17 से अधिक उत्पादों के लिए GI टैग मिला है और ये सोर्स है क्या, द इंडियन एक्सप्रेस। हाल ही में उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर के 17 से अधिक उत्पादों को भारतीय भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स, ये जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि जो टैग से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि GI टैग किसको किसको मिला है और कहाँ से संबंधित है, तो ये भी देख लेंगे। तो उड़ीसा से क्या क्या है फ्रेंड्स, तो उड़ीसा से 7 आया है, इसमें कपड़गंडा सॉल है, लांजिया सैरो पेंटिंग है, कोरापुट काला जीरा चावल है, सिमलीपाल काई चटनी है, नयगढ़ कांति मुंडी बैगन, उड़ीसा खजूरी गुड्डा और डेकरनाल बिंटू है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल से कौन कौन है, तो तालेग साड़ी है, गारद साड़ी है, तालेंग साड़ी, गारद साड़ी, कोडियाई साड़ी है, कालो नुनिया चावल है और सुंदरबन शहद है। गुजरात से है कच्ची खरेक, तो गुजरात से क्या है, तो कच्ची खरेक। जम्मू कश्मीर से है रामबन अनारदाना, अरुणाचल प्रदेश से वांचो लकड़ी का शिल्प और आदि केकिर हैं। उत्तर प्रदेश से हनुमानगढ़ी लड्डू
है फ्रेंड्स। ठीक है, भौगोलिक संकेत जीआई टैग क्या है? तो जीआई टैग एक नाम या चिन्ह है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल के उत्पादकों को प्रदान किया जाता है। जीआई टैग सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही इस नाम से उपयोग की अनुमति है। एक पंजीकृत जीआई टैग कितने वर्षों का होता है? तो ये 10 वर्षों का लिए होता है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा है कि जीआई टैग कितने वर्षों के लिए होता है, तो 10 सालों के लिए होता है। वस्तुओं का भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण और बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। यह बौद्धिक संपदा अधिकार है और के व्यापार संबंधित पहलुओं पर WTO समझौते द्वारा शासित और निर्देशित हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, भारतीय यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति में 46वें सत्र की मेजबानी करेगा। तो कौन करेगा? तो भारत करेगा। तो भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा और इसका सोर्स है PIB। फ्रेंड्स, ये एग्जाम में ज़रूर पूछेगा क्योंकि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो इस ध्यान जरूर रखेंगे, एग्जाम में आएगा ही आएगा किसी भी एग्जाम में। तो भारत 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में, कहाँ? तो नई दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वें सत्र की पहली बार अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। और ये कितने बार करेगा सर? तो फ्रेंड्स, तो ये पहली बार। देखिए फ्रेंड्स, G20 का जो भारत में अध्यक्षता की थी वो BPSC 68 में या फिर 69 में पूछ लिया था। ठीक है, तो ये ज़रूर एग्जाम में पूछेगा फ्रेंड्स कि और ये भी क्या है, तो ये पहली बार कर रहा है, तो ये पक्का एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, 46वें सत्र है विश्व धरोहर समिति। और प्रमुख बिंदु क्या है? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का सत्र हर वर्ष आयोजित होती है, जिसमें 21 जिसमें कितने हैं? तो 21 सदस्य देशों की प्रतिनिधित्व शामिल होते हैं। किसी देश के स्थल या संपत्ति को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का फैसला यह समिति करती है। इस समिति का प्राथमिक उद्देश्य सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्व पर प्रकाश डालते हुए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची तैयार करना है। यह खतरे में विश्व विरासत सूची में संपत्तियों को अंकित करने या हटाने का भी निर्णय लेता है। तो ये भी ऑप्शन में आ जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, महत्व क्या क्या है? तो यह आयोजन भारत को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण पर वैश्विक चर्चा के बिंदु के रूप से रखता है, जो विश्व मंच पर भारत की समृद्धि संस्कृति विरासत को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करेगा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। देखते हैं, यह एक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह स्थापना भी पूछ सकता है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स। तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका कार्य क्या है? तो शिक्षा, प्राकृतिक तथा समाज विज्ञान, सांस्कृतिक तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य कार्य है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय पेरिस जो फ्रांस में है। और तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस में है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे, पेरिस में। भारत और यूनेस्को, तो विश्व विरासत स्थल सूची में भारत के कितने साइट से फ्रेंड्स? तो 42 स्थल शामिल है। हाल ही में शांति निकेतन और होयसल मंदिर समूह इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, जापान में 7.6 तीव्रता की भूकंप आई है। तो ये भूकंप तो है द इंडियन एक्सप्रेस से है। तो इतना ही ध्यान रखेंगे कि जापान में 7.6 तीव्रता की भूकंप आई है। नेक्स्ट है, उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 16वें वित्त आयोग का गठन, इसका सोर्स है PIB, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें से एग्जाम आज नहीं फ्रेंड्स, ये 5 साल तक कंटिन्यू इसमें से एग्जाम में पूछेगा, किसी भी एग्जाम में पूछ लेगा। तो 16वें वित्त आयोग का गठन, सरकार ने राष्ट्रपति की अनुमोदन से संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुसार 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। 16वें वित्त आयोग, अभी हमारा 15वें वित्त आयोग चल रहा था, अब 16वें वित्त आयोग गठन हो चुका है फ्रेंड्स। नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष होंगे। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन नीति आयोग के 16वें अध्यक्ष हैं, तो अरविंद पनगड़िया।
ये श्री ऋत्विक रंजनम कौन है, तो श्री ऋत्विक रंजनम पांडे को आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। तो अध्यक्ष और सचिव को ध्यान में रखेंगे। तो प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया को अध्यक्ष बनाया गया है और श्री ऋत्विक रंजनम पांडे को आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। तो किसका ये है फ्रेंड्स, तो ये 16वें वित्त आयोग का है। सदस्य कौन कौन है, तो सदस्य भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ऑप्शन में सब दे देगा कि कौन कौन सदस्य हैं और या तो इसमें से लिखे कौन सदस्य नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और अभी भी टेस्ट जो मॉक टेस्ट हमने अभी डाला है इम्तिहान का या फिर एडिटोरिया का, तो उसमें ये ऑप्शन आ चुका है एग्जाम में और ये आएगा ही फिक्स है फ्रेंड्स। सदस्य कौन है, तो अजय नारायण इना, सौम्या कांति घोष और एनी जॉर्ज मैथ्यू और मनोज पांडा, ये 4 सदस्य हैं। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग जो अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली है। कितने बजे से कब से होने स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स, तो ये 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि के लिए केंद्र और राज्य के बीच राजस्व साझा करने के फॉर्मूले की सिफारिश करेगा। 16वें वित्त आयोग निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिफारिश करेगा। तो क्या क्या करेगा, इसमें ऑप्शन में आ सकता है फ्रेंड्स एग्जाम में। तो ये है संघ और राज्यों के बीच करों का निवल आय का वितरण जो संविधान भाग 7 के अधीन उनके बीच विभाजित किया जाना या किया जा सकता है। वे सिद्धांत जो भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान को नियंत्रित करे और संविधान के अनुच्छेद 275 का अनुच्छेद भी ध्यान रखेंगे 275 के अधीन राज्यों को उनके राजस्व के सहायता अनुदान के रूप में उनको उस अनुच्छेद के खंड 1 के प्रावधान में विनिर्दिष्ट परियोजनों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए इस भुगतान की जाने वाली राशि है। और है राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों को संपूरित करने के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय हैं। अभी इसमें है आपदा प्रबंधन वित्त पोषण का मूल्यांकन। तो आयोग आपदा प्रबंधन पहल से संबंधित वर्तमान वित्त पोषण संरचनाओं की समीक्षा कर सकता है। अभी नेक्स्ट है भारत में बहुआमी गरीबी चर्चा पत्र। ये क्या सोर्स क्या है, तो इसका फ्रेंड तो सोर्स है द हिंदू। तो 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा वर्ष 2005-6 से भारत में बहुआमी गरीबी शीर्षक से एक चर्चा पत्र जारी किया है। इस चर्चा पत्र में राष्ट्रीय परिवार स्वच्छ सर्वेक्षण 4 जो 2015-16 और राष्ट्रीय परिवार स्वच्छ सर्वेक्षण 5 जो 19-21 के आंकड़ों का प्रयोग किया जा गया है। प्रमुख बिंदु इसमें क्या क्या है, तो भारत में बहुआमी गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है जो 2013-24 में 29.17 से घटकर 2022-23 में 11.28 हो गई है जो 70.89 अंक की कमी दर्ज की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 29.17% से घटकर कितना हुआ फ्रेंड्स, तो ये 11.28% हो गया, बहुत ज़्यादा कम हुआ है। जिसमें कितना, तो 70.89 अंक की कमी दर्ज की गई है। विगत 9 वर्षों में लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। तो ये भी डेटा पहले तो ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुआ है, तो ये भी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। राज्य स्तर पर सर्वाधिक कमी उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा कमी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में, जहाँ 5.94 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। बिहार में सेकेंड नंबर पे बिहार है, तो बिहार में 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पे रखा गया है। तो पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश हो गया फ्रेंड्स, दूसरे स्थान पे बिहार हो गया और तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय MPI के सभी 12 संकेतों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। भारत को सतत विकास लक्ष्य SDG लक्ष्य लक्ष्य क्या है, तो 1.2 प्राप्त होने की संभावना है, जिसका लक्ष्य क्या है, तो 2030 से पहले राष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुसार सभी आयामों में गरीबी में रहने वाले सभी उम्र के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को अनुपात को कम से कम आधा करना है। ठीक है,
जीवन स्तर का आयाम से संबंधित संकेतों में महत्वपूर्ण सुधार दिखाई दिए गए हैं, जिसमें क्या है तो जैसे स्वच्छता सुधार, बैंक खाता और खाना पकाने के ईंधन, ये तीनों है फ्रेंड्स, तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट है हिट एंड रन कानून से संबंधित चिंताएं, तो ये इसका इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेंस में भी आप लिख सकते हैं पॉइंट्स फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस, ये सोर्स है हमारा। तो भारत न्याय संहिता 2023 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। भारत न्याय संहिता 2023 BNS की विवादास्पद धारा 106(2) के प्रावधानों के विरुद्ध महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ट्रांसपोर्टरों और वाणिज्य ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन किया था। ये बहुत ज़्यादा हॉट न्यूज था उस टाइम फ्रेंड्स, पेपर में बहुत ज़्यादा आता था। यह धारा हिट एंड रन की घटनाओं के लिए गंभीर दंड का प्रावधान करती है, जो ड्राइविंग समुदाय के बीच असंतोष के केंद्र बिंदु है। इसमें क्या था, हालांकि देशव्यापी ट्रक चालकों का आंदोलन समाप्त हो गया क्योंकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह हिट एंड रन के खिलाफ विवादात्मक कानून लागू करने से पहले हितधारकों से परामर्श करेगी। नए हिट एंड रन कानून क्या है तो ये देख लेते हैं। तो BNS के अनुसार जो ब्रिटिश काल की भारतीय दंड संहिता IPC का प्रतिस्थापन है। यदि कोई ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनता है और फिर पुलिस या किसी अधिकारी को सूचित किए बिना चला जाता है, तो वह 10 साल तक का जेल और 7 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। इसलिए बहुत सारे यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो गई थी और बहुत सारे यहाँ पे प्रदर्शन हुआ था फ्रेंड्स। यदि ड्राइवर दुर्घटना के तुरंत बाद घटना की रिपोर्ट करता है तो उन पे धारा 106(2) के स्थान पे धारा 106(1) के तहत आरोपित किया जाएगा। धारा 106 धारा एग्जाम में रखेंगे, इंपॉर्टेंट रखेंगे फ्रेंड्स क्योंकि नया धारा ऐड किया गया है। धारा 106(1) में गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आने वाले मौतों के लिए 5 वर्ष तक का सजा का प्रावधान है। अभी नोट में क्या है तो नोट देख लेते हैं। तो पुराने ब्रिटिश काल में IPC में हिट एंड रन मामलों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं था। ऐसे मामलों में IPC की धारा 304(a) के तहत कार्रवाई की जाती थी। इस धारा के अनुसार लापरवाही से किए गए किसी कार्य के कारण किसी अन्य की मृत्यु का कारण बनने वाले व्यक्ति को अधिकतम 2 साल की जेल या जुर्माना हो सकता था। ठीक है, नए हिट एंड रन कानून की आवश्यकता क्यों है तो ये देख लेते हैं। वर्ष 2022 में भारत में 1.68 लाख से अधिक सड़क दुर्घटना मौत दर्ज की गई थी। इसकी वजह से वो लाया गया था कानून फ्रेंड्स, जिसमें आधे से अधिक सड़क मौत राष्ट्रीय और राजमार्गों पर हुई, जो कुल सड़क नेटवर्क का 5% से भी कम है। सड़क दुर्घटना के कारण देश अपने GDP का 5 से 7 वार्षिक आर्थिक नुकसान झेलता है। इस कानून का उद्देश्य तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने को रोकना और उन लोगों को दंडित करना है जो पीड़ितों की सूचना दिए बिना या उनकी मदद किए बिना घटनास्थल से भाग जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट है लाल सागर में संकट। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देख लेंगे लाल सागर में संकट। सोर्स क्या है तो द इंडियन एक्सप्रेस है। ठीक है, हुती विद्रोह द्वारा पश्चिम अरब सागर में वाणिज्य जहाजों पर हमलों की श्रृंखला में नवीनतम में मार्शल द्वीप ध्यानकित तेल टैंकर मार्लिन लुआंडा एक मिसाइल हमले के चपेट में आ गया था, जिसे 22 भारतीयों और एक बंगाली सदस्य सवार थे। यह क्या है तो इस हमले के विरुद्ध भारतीय नौसेना के निर्देशन मिसाइल विध्वंसक INS विशाखापट्टनम ने त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। यह कार्रवाई हुती विद्रोहियों द्वारा गाजा में इजराइल की कार्रवाई पर प्रतिरोध के रूप में देखा जा रहा है। यह हुती क्या है तो हुती विद्रोह की ये बहुत कंट्रोवर्सी में था फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में था। तो हुती विद्रोह यमन सरकार के साथ एक दशक से जारी संघर्ष में शामिल थे। हुती आंदोलन की जड़ें बिलीविंग यूथ में ने खोजी जा सकती है, जो हुसैन अली हुती और उनके पिता बद्र
अल दिन अल हूती, जो 1990 के दशक की शुरुआत में स्थापित एक पुनरुत्थानवादी समूह था। जायदी सियाओं की सबसे पुरानी शाखा है और वर्ष 2004 में सरकारी सैनिकों ने विद्रोहियों पर हमला कर हुसैन को मार डाला। तब से सरकार ने प्रतिरोध को समाप्त करने के लिए जायदी के गढ़ सादा में कई सैन्य अभियान शुरू किए, जिसे स्थानीय रूप से हूती आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसमें क्या था। तो लाल सागर में संकट और भारत पर प्रभाव, क्योंकि ये आप मेंस में भी ये सब देश है जो आईआर एग्जाम में आता है फ्रेंड्स, जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप आता है उसमें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो मेंस एग्जाम होगा। तो इसमें क्या है कि नवंबर 2023 से यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में मालवाहक जहाज़ों पर हमला बढ़ गए थे। इसने मालवाहकों को अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर केप ऑफ गुड होप के आसपास लंबे समय तक पारगमन करने के लिए मजबूर किया है, जिससे शिपमेंट महंगा हो जाएगा। पश्चिमी गोलार्ध का लगभग कितना परसेंट है, तो लगभग 90% माल, चाहे वह भारत से आने वाला हो या जहाज से भेजा गया हो, जो लाल सागर के माध्यम से जाता था, अब केप ऑफ गुड होप के माध्यम से भेजा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारा लॉस हो रहा है। नेक्स्ट है भारत और मालदीव विवाद, क्योंकि ये भी आईआरएम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत और मालदीव विवाद, जो हमारे नियरेस्ट देश है, जो द हिंदू का सोर्स है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं हम। भारतीय प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप दौरे, बहुत ज़्यादा पेपर में आया था उस टाइम। लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव के मंत्री ने ट्वीट से भारत मालदीव के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया, जिससे भारत और मालदीव के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों में और गतिरोध आ गया था। इस विवाद की शुरुआत तब हुआ जब मालदीव के तीन उपमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप यात्रा के संबंध में नकारात्मक टिप्पणी की थी। इसमें पृष्ठभूमि क्या था, तो हाल ही में मालदीव में हुए राष्ट्रपति चुनाव के पश्चात डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू मालदीव के नए राष्ट्रपति बन गए। तो पहले ये ध्यान रखेंगे कि मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू हैं। मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव को इंडिया फर्स्ट बनाम इंडियन आउट अभियान के बीच टकराव के रूप में देखा जा रहा है। मोहम्मद मुइज़ू की जीत इंडिया आउट कैंपेन की जीत के तौर पे देखा जा रहा है। इंडिया आउट अभियान मालदीव की धरती पर भारतीय सेना की मौजूदगी के खिलाफ है। और क्या है, तो वहाँ पे मालदीव में भी हमारा सैनिक है, इसलिए इंडिया आउट का अभियान मालदीव की धरती पे भारतीय सेना की मौजूदगी के खिलाफ में चलाया गया था। मालदीव बनाम लक्षद्वीप अवलोकन देख लेते हैं। तो भौगोलिक दृष्टि से क्या है, तो मालदीव 1190 प्रवाल द्वीपों और 20 से अधिक एटोल में समूहित रेत के तटों पर एक द्वीप समूह है, जबकि लक्षद्वीप क्या है, तो लक्षद्वीप 12 वर्ग किलोमीटर में लक्षद्वीप कितना है, तो 32 वर्ग किलोमीटर में फैले 36 द्वीपों का समूह है। तो सबसे पहले ये भी पूछ सकता है, और ये पूछा भी है ज्योग्राफी में, आप देखेंगे अगर घटना चक्र पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि लक्षद्वीप में कितने वर्ग में फैला हुआ है, तो वो भी पूछता है। और कितने द्वीप है लक्षद्वीप में, तो कितने द्वीप है फ्रेंड्स, तो इसमें 36 द्वीप है। जबकि मालदीव पे कितना है, तो 1190 प्रवाल द्वीप है। और ठीक है, और इसमें क्या है, इसके बाद देख लेते हैं पर्यटन क्या है। तो वर्ष 2023 में मालदीव में लगभग 1.87 मिलियन से अधिक पर्यटकों ने दौरा किया था, जबकि लक्षद्वीप में लगभग 50,000 पर्यटन आए थे। ठीक है, अभी लक्षद्वीप के पर्यटन की संभावनाएं क्या क्या है, तो सकारात्मक दृष्टिकोण देख लेते हैं। तो भारतीय प्रधानमंत्री की हालिया लक्षद्वीप की यात्रा में लक्षद्वीप की पर्यटन क्षमता के प्रति आशावादी जगाया गया था। और नियोजित विकास क्या है, तो बंगाराम, भीरू नाकारा, चेरी ग्राम और सुहेली चेरियाकारो जैसे द्वीपों का पर्यटन के विकास के लिए आवेदन अपेक्षित है। चुनौतियाँ क्या क्या है, तो छोटा क्षेत्र है ये, और केवल 10 बसे हुए द्वीपों वाले लक्षद्वीप में अपने छोटे आकार के कारण सीमित संभावनाएं हैं। पर्यावरण चिंताएं क्या है, तो लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा जारी परमिट के पश्चात ही लक्षद्वीप में प्रवेश प्राप्त संभव है। और तीसरा है बुनियादी ढांचों की चुनौतियां क्या क्या है, तो सीमित हवाई और नौका कनेक्टिविटी, साथ ही अपर्याप्त आवास आदि आधारित संरचनाओं का अभाव है।
इसमें क्योंकि मेंस में अब जब एग्जाम देंगे ना फ्रेंड्स, तो इसमें आपको चुनौतियाँ देना पड़ता है, क्या क्या चुनौतियाँ हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या नकारात्मक है, ये सभी एग्जाम में लिखना होता है फ्रेंड्स। तो आप ये सभी ध्यान में रखेंगे और एग्जाम में आप लिख सकते हैं। भारत के लिए मालदीव का महत्व क्या क्या है, तो भू आकृति का महत्व, भारत का 50% विदेशी व्यापार और 80% ऊर्जा आयात मालदीव के आसपास के संचार के समुद्री मार्गों के माध्यम से होता है। भू राजनीतिक महत्व क्या है, तो मालदीव को भौगोलिक अवस्थिति भारत की सामरिक एवं सुरक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सुरक्षा दृष्टिकोण सुरक्षा दृष्टिकोण से देख लेते हैं, तो मालदीव की भौगोलिक अवस्थिति इसे पश्चिम हिंद महासागर, अदन की खाड़ी और हॉर्मुज जल डमरू तथा पूर्वी हिंद महासागर मलक्कल जल डमरू में प्रवेश एवं निकास बिंदुओं के बीच एक टोल गेट के रूप में निर्मित करती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक सेकेंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है द हिंदू का ही है और अर्जेंटीना का ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें एडिटोरियल में सारा इंपॉर्टेंस ही है फ्रेंड्स, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा है। तो इसका देख लेते हैं द हिंदू का सोर्स है। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन है, तो अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ब्रिक्स में शामिल होने की अपने देश की योजना वापस लेने का निर्णय ले लिया है। तो क्यों लिया है इसका देख लेते हैं। तो अगस्त 2023 दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जोहान्सबर्ग में। 6 देशों कौन कौन, तो 6 देशों यथा मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और अर्जेंटीना को 1 जनवरी 2024 तक समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रण किया गया था। ठीक है, तो ब्रिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो ब्रिक्स दुनिया की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाएं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नाम से समूह का संक्षिप्त रूप है। फ्रेंड्स, ब्रिक्स से भी एग्जाम में, मेंस एग्जाम में पूछता है फ्रेंड्स, और पूछा भी है। आप अगर क्वेश्चन बैंक उठा के देखेंगे तो ब्रिक्स के बारे में पूछता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ब्रिक्स में कौन कौन सा देश है, उनका गठन कब हुआ था। तो वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री किसने किया था, तो जिम ओ'नील। किसने, तो जिम ओ'नील ने 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे कि ब्राजील, रूस, भारत और चीन का वर्णन करने के लिए BRIC शब्द गढ़ा था। किसने गढ़ा था फ्रेंड्स, तो जिम ओ'नील ने। उसके बाद वर्ष 2006 में ब्रिक्स को औपचारिक रूप से प्रदान किया गया और दिसंबर 2010 में ब्रिक में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ समूह के लिए ब्रिक्स संक्षिप्त नाम का चयन किया गया। तो ये भी पूछता है कि ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था फ्रेंड्स, तो 2010 में। ब्रिक्स वैश्विक आबादी का कितने प्रतिशत, तो ये 41%। फ्रेंड्स, ये मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि मेंस में क्या होता है, डेट बहुत ज़्यादा, डेट भी इंपॉर्टेंट होता है और परसेंटेज वगैरह अगर आप ऐसे चाप करके बनाएंगे, ऐसे ऐसे करके अगर पाई चार्ट वगैरह देंगे, ग्राफ देंगे, तो आपको एग्जाम में बहुत मार्क्स उठते हैं फ्रेंड्स। तो ब्रिक्स वैश्विक आबादी का कितने प्रतिशत है, तो 41%। वैश्विक सकल घरेलू का उत्पाद में कितना है, तो 24% तथा वैश्विक व्यापार में 16% की हिस्सेदारी रखता है। तो ये भी ऐसे बनाएंगे ना फ्रेंड्स एग्जाम में, तो आपको बहुत मार्क्स मिलेगा। तो 41% एंड 24% एंड 60%, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। ब्रिक्स के प्रमुख शुरुआत क्या क्या है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक वर्ष 2014 में NDB की स्थापना, जिसका मुख्यालय कहाँ, तो शंघाई में स्थापित किया गया है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसकी स्थापना कब हुई, तो वर्ष 2014 में NDB की स्थापना, जिसका मुख्यालय कहाँ, तो शंघाई में है। ब्रिक्स भुगतान प्रणाली क्या है, तो ब्रिक्स देश स्विफ्ट क्या है, SWIFT स्विफ्ट भुगतान प्रणाली के विकल्प के रूप में एक भुगतान प्रणाली सृजन कर रहे हैं। आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था की स्थापना के लिए संधि पर ब्रिक्स सदस्यों का हस्ताक्षर किया जाना है।
नेक्स्ट है अर्जेंटीना के ब्रिक्स समूह से बाहर होने का प्रभाव क्या क्या है। तो ब्रिक्स समूह के विस्तार का नियंत्रण, ब्रिक्स समूह के विस्तार का नियंत्रण, अर्जेंटीना के हालिया कदम ने ब्रिक्स समूह के विस्तार पर प्रश्न चिन्ह उठाया था। और उसमें क्या है, तो लैटिन अमेरिका आर्थिक प्रभाव, तो अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। कौन था, तो अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी व्यवस्थाओं में से एक था। लैटिन अमेरिका ऐतिहासिक रूप से वैश्विक शक्तियों के लिए रुचि का क्षेत्र था। अर्जेंटीना का हालिया कदम इस क्षेत्र में ब्रिक्स की उपस्थिति को कमजोर करता है। कम्युनिस्ट विरोध नीति है, तो अर्जेंटीना के नए प्रधानमंत्री चीन विरोधी हैं। ठीक है, अर्जेंटीना के जो नए प्रधानमंत्री क्या है, तो चीन के विरोधी हैं। इसे वैश्विक स्तर पर चीन की स्वीकारकर्ता के रूप में की समक्ष चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन एवं वर्तमान समय में नाम की प्रासंगिकता। तो इसका देखते हैं सोर्स क्या है, तो द इंडियन एक्सप्रेस सोर्स है, जो बहुत रिस्पेक्टेड पेपर है फ्रेंड्स। हाँ, इसमें देख लेते हैं क्या है, तो हाल ही में 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम शिखर सम्मेलन 19 से 20 जनवरी 2024 को युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित किया गया था। ठीक है, कहाँ, तो युगांडा की राजधानी पहले क्या है, तो युगांडा की राजधानी कंपाला है, और 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम की वहाँ पे आयोजित किया गया था। थीम क्या था इसका, तो साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। ठीक है, थीम भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। अजरबैजान के बाद युगांडा ने वर्ष 2027 तक के लिए इसकी अध्यक्षता ग्रहण किया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि अजरबैजान के बाद, ठीक है, अजरबैजान के बाद युगांडा ने वर्ष 2027 तक के लिए इसकी अध्यक्षता ग्रहण किया है। ठीक है, 19वें शिखर सम्मेलन की प्रमुख बिंदु क्या क्या है, तो ये भी देख लेते हैं। नाम शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने गाजा में इजराइल की कार्रवाई की आलोचना की और संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया था। दूसरा है शिखर सम्मेलन ने कंपाला घोषणा को अपनाया, जिसमें गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की अनुमति देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को लागू करने का आह्वान किया था। नेक्स्ट है भारत के विदेशी मंत्री 19वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिसमें गाजा संकट के अस्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त किया गया है। उन्होंने मानवीय संकट में तत्काल राहत की आवश्यकता पर बल दिया और पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में संघर्ष के प्रसार को रोकने का आग्रह किया था। नेक्स्ट है भारत ने अपनी विश्व मित्र पहल के माध्यम से वैश्विक एकजुटता और सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता का पर जोर दिया था। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें और क्या है, तो गुटनिरपेक्ष में नाम में और क्या क्या है, तो ये ध्यान देखेंगे क्योंकि पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम की विकासशील देशों का एक गठबंधन है जो किसी भी प्रमुख महाशक्ति के साथ गुट में शामिल होने से इनकार करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी गुटनिरपेक्ष जो नाम है उसकी स्थापना 1961 में शीत युद्ध के दौरान हुई थी, जबकि इसकी शुरुआत 1955 में इंडोनेशिया में आयोजित बांडुंग सम्मेलन से हुई है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। इसकी स्थापना में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के जोपिस ब्रोज टिटो, मिस्र के गमाल अब्देल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के क्वामे नुक्रमाह ने प्रमुख भूमिका निभाया था। वर्तमान में आंदोलन में 120 सदस्य देश हैं। भारत संस्थापक सदस्यों में से एक है। तो ये भी पूछ सकता है कि क्या गुटनिरपेक्ष में भारत है सदस्यों में शामिल, तो बिल्कुल है फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र के बाद नाम राष्ट्रों का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, और नाम के पास कोई अस्थायी सचिवालय या औपचारिक संस्थापक चार्टर अधिनियम या संधि नहीं है। ठीक है, शिखर सम्मेलन आमतौर पर 3 साल में होता है। तो कितने साल में होता है फ्रेंड्स, तो 3 साल में होता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन और भारत के बारे में है, तो ये हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन भारत की राजनयिक उपस्थिति को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहायता हासिल करने का एक प्रभावी साधन बन गया है।
किंतु यूएसएसआर के विघटन से विश्व व्यवस्था पर अमेरिकी का प्रभुत्व स्थापित हो गया। भारत की नई आर्थिक नीति और अमेरिका के प्रति झुकाव ने गुट निरपेक्षता पर भारत की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए। 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान इंडोनेशिया और मिस्र ने भारत विरोधी रुख अपनाया और पाकिस्तान का समर्थन किया था। ठीक है, आपको पता होगा कि 2 बार पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और 1965 में भी पाकिस्तान के साथ हुआ था और 1971 में भी। नेक्स्ट है, भारत के लिए नाम का महत्व क्या है, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यूएनएससी में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन, तो यूएनएससी नाम में 120 विकासशील देश शामिल है, जिसमें अधिकांश संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य है। वैश्विक दक्षिण सहयोग क्या क्या है, तो नाम के साथ भारत के जुड़ाव से विकासशील दुनिया वैश्विक दक्षिण की आवाज के रूप में भारत के कद को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट है बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को सुदृढ़ करना। तो नाम एक बहुध्रुवीय विश्व के निर्माण में मदद कर सकता है, जिसमें भारत एक प्रमुख ध्रुव बन सकता है। आगे की राह क्या है, तो एग्जाम में वैसे ही पूछता है फ्रेंड्स कि आगे की राह या फिर लास्ट में जो कंक्लूज कर देता है, तो इसी तरीके से मेंस में एग्जाम में लिखते हैं फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिएगा, भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ाव करने की आवश्यकता है। वैश्विक मुद्दों पर आपसी सहमति बनाने पर बल दिया है। नेक्स्ट है, भारत और म्यांमार के बीच मुफ्त संचरण व्यवस्था FMR पर पुनर्विचार किया गया है और ये द इंडियन एक्सप्रेस है, तो ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत म्यांमार सीमा की केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत म्यांमार सीमा की पूरी लंबाई में बाड़ लगाने की घोषणा की है। ये भी आया था न्यूज में फ्रेंड्स, जिससे भारत म्यांमार के बीच मुक्त संरक्षण व्यवस्था प्रतिबंध हो सकती है। फ्रेंड्स, ये आपका एग्जाम जो मॉक टेस्ट अभी आ रहे हैं जितनी भी क्लासेस का, उसमें भी ये सब सारे में से कोई क्वेश्चन मिल ही जाएंगे फ्रेंड्स। उद्देश्य क्या है, तो मणिपुर, मिजोरम, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों से गुजरने वाली 1643 किलोमीटर की सीमा पर लोगों की निर्बाध आवाजाही को कम करना है। मुख्य संचार व्यवस्था क्या है, तो मुख्य संचार व्यवस्था दोनों देशों के बीच एक पारस्परिक रूप से सहमत व्यवस्था है, जो सीमा के दोनों ओर रहने वाली जनजातियों के बिना वीजा के दूसरे देश के अंदर 16 किलोमीटर तक यात्रा करने की अनुमति देती है। सीमा पर रहने वाले व्यक्तियों को पड़ोसी देश में 2 सप्ताह तक रहने के लिए 1 साल के सीमा पास की आवश्यकता होती है। इसे सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में 2018 में लागू किया गया था। FMR का उद्देश्य क्या है, तो स्थानीय सीमा व्यापार को सुविधाजनक बनाना, राजनयिक संबंधों में सुधार करना तथा सीमावर्ती निवासियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, इसमें देख लेते हैं कि मुफ्त संचरण व्यवस्था और औचित्य क्या है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो वर्ष 1826 में यांडाबू संधि, कौन सी यांडाबू संधि, एग्जाम के लिए हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जरूर ध्यान देंगे आप कि वर्ष 1926 में यांडाबू की संधि द्वारा वर्तमान भारत म्यांमार का सीमा स्थापित किया गया था। किंतु ये पूछ ले कि यांडाबू संधि किसके साथ हुआ था, तो भारत म्यांमार के बीच में हुआ था। किंतु विभाजन ने साझा जातीय और संस्कृति वाले समुदाय को अलग कर दिया, जिसमें नागालैंड और मणिपुर में नागा, मणिपुर और मिजोरम में कुकी, चीन और मिजो समुदाय शामिल हैं। संस्कृति और आर्थिक संबंधों को सुविधाजनक बनाना, FMR सीमावर्ती समुदाय को रिश्ते बनाए रखने और सीमा पर व्यापार में संलग्न होने की अनुमति देता है। क्षेत्रीय संबंधों को बढ़ावा देना था, तो FMR म्यांमार के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। मुक्त संचार व्यवस्था की खत्म करने का कारण क्या है, तो अवैध प्रवासन, जिसमें हालिया मणिपुर संघर्ष में म्यांमार से भारत में आदिवासी कुकी चीन
क्योंकि चीन लोगों का अवैध प्रवास का प्रमुख कारण रहा था। रोहिंग्या संकट एक मानवीय और मानवाधिकार त्रासदी है। रोहिंग्या शरण की तलाश में पड़ोसी देशों विशेषकर भारत और बांग्लादेश चले गए, जिससे भारत म्यांमार संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया था। नशीली दवाओं का तस्करी और हथियारों का व्यापार भी होता है, तो खुली सीमा एवं FMR के दुरुपयोग, तस्करी और विद्रोही गतिविधियों को समक्ष बनाता है। आंतरिक सुरक्षा क्या है, तो बिना बाड़ वाली लंबी सीमा नियंत्रण और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौतीपूर्ण प्रस्तुत करना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ईरान पाकिस्तान और टकराव। ईरान और पाकिस्तान का टकराव देख लेते हैं, जो द हिंदू का सोर्स है। तो हाल ही में पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले इलाके में ईरान ने मिसाइल हमला किया, जिससे जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला किया था। दुनिया के विभिन्न हिस्से, खासकर पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक संघर्षों और तनाव के बीच ईरान और पाकिस्तान के बीच टकराव एक चिंताजनक विषय था। ठीक है, तो इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं कि जो हम लोग उतने ज़्यादा ध्यान देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जो 2023 का है, तो द हिंदू है सोर्स है इसका। तो प्रथम फाउंडेशन द्वारा बियॉन्ड बेसिक्स शीर्षक से वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। तो ये यही पूछ सकता है फ्रेंड्स कि वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो बियॉन्ड बेसिक्स शीर्षक से। ठीक है, प्रथम फाउंडेशन द्वारा। यह रिपोर्ट ग्रामीण क्षेत्रों में 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर केंद्रित है। तो ये भी पूछ सकता है कि कितने पे होता है फ्रेंड्स, तो ये ग्रामीण क्षेत्र में, जो गांव के क्षेत्र है उसमें 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर केंद्रित है, जिसमें छात्र द्वारा की जाने वाली गतिविधियों, उनकी बुनियादी और व्यवहारिक पढ़ने तथा गणितीय क्षमताओं एवं डिजिटल जागरूकता व कौशल पर चर्चा की गई है। ASER 2023 की मुख्य बिंदु क्या क्या है, तो ASER जो इसका फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, तो इसका शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट को 26 राज्यों और 28 जिलों में किए गए एक सर्वेक्षण पर आधारित है, जो 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे जो हैं उस पर 34,745 युवाओं तक पहुँचता है। 14 से 18 वर्ष के 86.8% बच्चे किसी शैक्षणिक संस्था में नामांकित है। युवाओं में से 4 बिंदुओं पर सर्वे किया गया है। इसमें 4 बिंदु दे देंगे, एग्जाम में भी 4 बिंदु दे देंगे फ्रेंड्स। इसमें 3 बिंदु दे देंगे, एक नहीं देंगे, या फिर 4 ऑप्शन देंगे जिसमें एक ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे इसमें कौन सा नहीं है। तो ऐसे भी एग्जाम में आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो बुनियादी पढ़ने, गणित और अंग्रेजी क्षमताएं, रोजमर्रा की गणनाओं में बुनियादी कौशल का अनुप्रयोग, लिखित निर्देशन को पढ़ना और समझना, और वित्तीय गणनाएं जिसमें वास्तविक जीवन में करने की आवश्यकता है। ये 4 बिंदु है इसमें है। इसका निष्कर्ष क्या है, तो सकारात्मक निष्कर्ष ये है कि उच्च नामांकन दर में कुल मिलाकर कितना है, तो 14 से 18 वर्ष के बच्चे, जो 86.6% बच्चे एक शैक्षणिक संस्था में नामांकित है। नामांकित नहीं होने वाले युवाओं का प्रतिशत 14 वर्ष युवाओं के लिए 3.9% और 18 वर्ष युवाओं के लिए 32.6% है। अधिक छात्र माध्यमिक शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। आज भारत में अधिक बच्चों के पास पहले से कहीं अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा है। यह आशंका की महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट के परिणाम स्वरूप बढ़े बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ेगा, गलत साबित हुई है। शिक्षा प्रणाली की चुनौतियां क्या क्या है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ऐसे भी अगर कोई भी एग्जाम में आता है, तो मेंस में भी आता है, तो आप ऐसे इसमें डाल सकते हैं कि शिक्षा प्रणाली की चुनौतियां क्या क्या है, तो ये ऐड उसमें कर सकते हैं फ्रेंड्स। पढ़ने और अंकगणितीय क्षमताओं में मूलभूत कौशल का अंतर लगभग कितना है, लगभग 25% लोग ग्रेड 2 का पाठ नहीं पढ़ सकते हैं। 50% से अधिक ग्रेड 5 तक अपेक्षित गणित कौशल के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो मूलभूत शिक्षा में कमी को उजागर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें डिजिटल कौशल में लैंगिक असमानता क्या है, तो 19.8%, जो 90.8% महिलाओं की तुलना में 43.7% पुरुषों के पास स्मार्टफोन है।
ठीक है, डिजिटल में है। और इसमें पढ़ने और अंकगणितीय कौशल में लैंगिक असमानता क्या क्या है, तो ये देख लेते हैं। अधिकांश कार्यों में पुरुषों ने अंकगणित और अंकगणित और अंग्रेजी पढ़ने में महिलाओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, जो बुनियादी अंकगणित और पढ़ने की कौशल को लागू करने की क्षमता का परीक्षण है। उदाहरण के लिए 51% पुरुष की तुलना में केवल 41.1% महिलाएं ही समय बताने में सक्षम थी। पुरुषों क्या है, तो पुरुषों 36.3% की तुलना में कम महिला, जिसमें 28.1% विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित स्ट्रीम में है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यावसायिक परीक्षण में केवल कितना, तो 5.6% युवा ही भाग लेते हैं। खराब गुणवत्ता वाला श्रम बल कौन सा है, तो मूलभूत संख्यात्मक में यह कमी देश की श्रम शक्ति की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, जो PIB, द हिंदू, दैनिक जागरण और जनसत्ता तथा अन्य पत्रिका से लिया गया है। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। और जो सब्सक्राइब करेंगे फ्रेंड्स, वो बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।